वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 1 अप्रैल और 1 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। राजस्थान स्थापना दिवस प्रति वर्ष 31 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 1949 में इस दिन किस 4 प्रमुख रियासतों का विलय संयुक्त राजस्थान में हुआ था? तो इसका आंसर है जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर। जन विश्वास विधेयक के तहत वस्त्र समिति अधिनियम में किए गए संशोधनों के अनुसार पहली बार उल्लंघन करने पर क्या दंड दिया जाएगा? तो इसका आंसर है कि केवल चेतावनी दी जाएगी। तेलंगाना के नए अभिभावक सहायता निगरानी विधेयक 2026 के तहत माता पिता की उपेक्षा करने पर कर्मचारी के वेतन से अधिकतम कितनी राशि काटकर सीधे माता पिता को हस्तांतरित की जा सकती है? तो वेतन का 15% या 10,000 जो भी कम हो। चक्रवात नारेल के दौरान पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आकाश के लाल होने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या था? तो लोहे से भरपूर लाल मिट्टी के कणों द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है। हाल ही में किस देश की एयरलाइंस ने प्योंगयांग उत्तर कोरिया और बीजिंग चीन के बीच 6 साल बाद सीधी उड़ानें फिर से शुरू की है? तो इसका आंसर है एयर चाइना ने। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार 2030 तक वैश्विक मातृ मृत्यु दर को प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितने से कम करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 70 से कम करने का लक्ष्य रखा गया है। नेपाल की नवनियुक्त स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्री निशा मेहता ने भारत के किस प्रतिष्ठित संस्थान से अपनी नर्सिंग की शिक्षा पूरी की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा एम्स नई दिल्ली। आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन हैं? तो इसका आंसर है सुनील नारायण जी। ठीक है। किस भारतीय खिलाड़ी को पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका आंसर है शीतल देवी को। ठीक है। हाल ही में आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी कमांडर चेल्लूरू नारायण राव, जिसको सोमन्ना के नाम से भी जाना जाता है, मुख्य रूप से किस प्रतिबंधित संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की अध्यक्षता भारत किस अवधि के लिए संभाल रहा है? तो इसका आंसर है 2026 से 28 तक के लिए। आरबीआई के पेमेंट्स विजन 2028 के तहत प्रस्तावित पास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बैंक अकाउंट पोर्टेबिलिटी इसका मुख्य उद्देश्य है। ये तो है कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। भगवान महावीर जन्मोत्सव 31 मार्च को मनाया जाता है। जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे ये? तो इसका आंसर हो जाएगा 24वें तीर्थंकर थे। अहिंसा परमो धर्म इनका जो है मुख्य संदेश था। इसका अर्थ है जियो और जीने दो। उन्होंने सिखाया कि सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और करुणा बनाए रखनी चाहिए। ठीक है। और इनके 5 महाव्रत क्या हैं? तो उन्होंने आध्यात्मिक शुद्धि के लिए 5 सिद्धांतों पर जोर दिया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य यानी शुद्धता और अपरिग्रह यानी अनासक्ति। ठीक है। कैवल्य ज्ञान, 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्हें कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे वे जीना यानी विजेता कहलाए। ठीक है। साकेत का रास्ता, इस दिन जैन मूर्तियों को छोड़ा जाता है, रथ यात्रा जुलूस निकाली जाती है और गरीबों को दान यानी परोपकार दिया जाता है। ठीक है। इनका सैद्धांतिक योगदान क्या था? उन्होंने अनेकांतवाद यानी बहुलतावाद का सिद्धांत दिया, जो सिखाता है कि सत्य के कई सिद्धांत हो सकते हैं, जिससे सहिष्णुता को बढ़ावा मिलता है। ठीक है। बाकी जैन धर्म के बारे में हम लोग जब एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करेंगे वहाँ पे बहुत विस्तृत डिस्कशन करेंगे, और जो कि हमारा कोर्स जो है एंशिएंट हिस्ट्री का
जुलाई में स्टार्ट होगा। हम लोग जुलाई से एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, और अगस्त में मिडाइवल हिस्ट्री ख़त्म करेंगे, और ऐसे ऐसे करके हम लोग हिस्ट्री को पढ़ेंगे और पॉलिटी को पढ़ेंगे। तो सारी चीज़ों को हम आगे जो है ख़त्म करेंगे, ठीक है, जुलाई से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के अनुसार घरों और संस्थानों के कचरों को अनिवार्य रूप से कितने भागों में अलग करना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, गीला, सूखा, स्वच्छता और विशेष देखभाल वाला अपशिष्ट जो है कचरे, इन्हें 4 भागों में हम इन्हें डिवाइड करेंगे, ठीक है। नया वर्गीकरण क्या है, तो अब स्रोत पर ही कचरे को 4 श्रेणी में बांटना अनिवार्य है। जो सबसे पहला श्रेणी है तो गीला है, जैविक रूप से नष्ट होने वाला, जैसे खाने का बचा हुआ भाग, ठीक है। सूखा कचरा यानी पुनर्चक्रण योग्य, जैसे प्लास्टिक और कागज। स्वच्छता यानी डायपर, नैपकिन आदि, ठीक है। और विशेष देखभाल यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा या खतरनाक घरेलू कचरा, ठीक है। ये जो है 4 कैटेगरी हैं, इनमें इनको बांटा गया है। तो डिजिटल निगरानी क्या है, पारदर्शिता के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। अब कचरा उठाने से लेकर उसके निपटान तक की रियल टाइम ट्रैकिंग की जाएगी, ठीक है। और विस्तारित उत्तरदायित्व, बड़े होटलों, सोसाइटियों और संस्थानों को अब अपने कचरे के संग्रह और प्रसंस्करण की पूरी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। अपशिष्ट से ऊर्जा, सीमेंट संयंत्रों जैसे उद्योगों के लिए अपशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन का उपयोग 5% से बढ़ाकर अगले 6 वर्षों में 15% करने का लक्ष्य रखा गया है। बुनियादी ढांचा, स्थानीय निकायों को कचरा प्रसंस्करण इकाइयों के लिए भूमि आवंटन में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लैंडफिल यानी कचरे के पहाड़ों पर निर्भरता कम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2027 के पहले चरण यानी मकान सूचीबद्धीकरण और आवास जनगणना की शुरुआत किस तिथि से होने जा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 से ये शुरू होने जा रही है। इसके 2 चरण होंगे। तो पहला चरण क्या है, मकान सूचीबद्धीकरण, जिसमें घर की स्थिति, नल, बिजली जैसी सुविधाओं और संपत्ति का डेटा लिया जाएगा, ठीक है। दूसरा चरण क्या है, जो फरवरी 2027 में चालू होगा, जनसंख्या गणना, जिसमें उम्र, शिक्षा, धर्म, व्यवसाय और पहली बार जाति गणना से संबंधित डेटा जुटाया जाएगा। पहली बार नागरिक 16 भाषाओं में उपलब्ध पोर्टल के माध्यम से स्वगणना कर सकेंगे। गणना कर्मी कागज के बजाय मोबाइल ऐप का उपयोग करेंगे। हाइब्रिड मॉडल, नागरिकों को खुद जानकारी भरने के लिए 15 दिन मिलेंगे, जिसके बाद अगले 30 दिनों तक गणना कर्मी घर घर जाकर डेटा का सत्यापन करेंगे, ठीक है। ऐतिहासिक संदर्भ, यह स्वतंत्रता के बाद की 8वीं जनगणना है। 2021 में होने वाली जनगणना को कोविड-19 के कारण स्थगित करना पड़ा था, जो अब 2027 में पूर्ण होगी। व्यापक कवरेज, अंडमान से लेकर लद्दाख तक हर राज्य का एक विशिष्ट समयबद्ध कार्यक्रम तय किया गया है, ताकि संसाधन प्रबंधन सटीक हो सके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की किस धारा में संशोधन करके अमरावती को राज्य की एकमात्र राजधानी के रूप में नामित करने का प्रस्ताव है। तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 5। कानूनी स्पष्टता क्या है, तो मूल 2014 के अधिनियम में हैदराबाद को 10 वर्षों के लिए संयुक्त राजधानी बनाया गया था, लेकिन आंध्र प्रदेश की अपनी अस्थायी राजधानी का जिक्र नहीं था। अब धारा 5 में संशोधन कर अमरावती में वाक्यांश जोड़ा जाएगा, मतलब अब उस वाक्यांश में अमरावती जो है जोड़ा जाएगा, ठीक है। लैंड पूलिंग मॉडल, ये क्या है, अमरावती परियोजना दुनिया के सबसे बड़े स्वैच्छिक भूमि एकत्रीकरण अभ्यासों में से एक है, जहां किसानों ने लगभग 54,000 एकड़ भूमि स्वेच्छा से योगदान दी है, ठीक है। नीला हरा शहर, अमरावती को एक सस्टेनेबल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां जल निकायों और हरियाली का आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ संतुलन होगा। आर्थिक निवेश, वर्तमान में लगभग 56,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 91 परियोजनाएं चल रही हैं।
मुख्य प्रशासनिक भवनों और सड़कों के 2027 से 28 तक पूरा होने की उम्मीद है। राजनीतिक सहमति यह विधेयक आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा 28 मार्च 2026 को पारित सर्वसम्मत प्रस्ताव के बाद लाया गया है, जो राज्य की जनता की स्पष्ट पसंद को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर का प्रक्षेपण 14 अप्रैल 2026 को आंध्र प्रदेश के किस शहर में होने जा रहा है? तो इसका आंसर है अमरावती में। ठीक है, क्वांटम वैली परियोजना अमरावती में 8 विशेष टावर बनाए जा रहे हैं, जो अनुसंधान, स्टार्टअप और नवाचार के लिए समर्पित होंगे। इसका लक्ष्य 2030 तक आंध्र प्रदेश को दुनिया के शीर्ष 5 क्वांटम केंद्रों में शामिल करना है। क्वांटम कंप्यूटर का विज्ञान ये क्या है? तो पारंपरिक कंप्यूटर बिट्स यानी 0 या 1 पर काम करते हैं, जबकि क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं और सुपरपोजिशन के कारण ये एक साथ कई अवस्थाओं में रहकर जटिल गणनाओं को सेकेंडों में हल कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन क्या है? तो यह पहल भारत सरकार के उस मिशन का हिस्सा है जिसका उद्देश्य संचार, स्वास्थ्य यानी दवा खोज और सुरक्षित साइबर सुरक्षा यानी क्रिप्टोग्राफी में क्रांति लाना है। ठीक है, आत्मनिर्भरता और मेड इन अमरावती सरकार ने 15 से अधिक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि क्वांटम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए आयात पर निर्भरता कम की जा सके। ठीक है, आर्थिक प्रभाव, इस परियोजना से न केवल उच्च तकनीक वाले रोजगार पैदा होंगे, बल्कि यह वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रमुख केंद्र बनेगा। ठीक है, तो ये क्यूबिट्स हैं। ठीक है, इनको आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को उनके सख्त कानून प्रवर्तन के कारण किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इन्हें शेरिफ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारतीय जुड़ाव, संतोखी एक इंडो सूरीनामी परिवार से थे जिनके पूर्वज बिहार से गए थे। ठीक है, उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ संस्कृत में लेकर पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था और राजनीतिक सफर पुलिस आयुक्त से लेकर न्याय मंत्री और फिर 2020 में राष्ट्रपति बनने तक का उनका सफर बेहद प्रभावशाली रहा। उन्होंने प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी का नेतृत्व किया और आर्थिक सुधार, उनके कार्यकाल में सूरीनाम ने IMF के सहयोग से कड़े आर्थिक सुधारों को अपनाया ताकि देश की मुद्रास्फीति और कर्ज के संकट को दूर किया जा सके। भारत द्वारा सम्मान, द्विपक्षीय संबंधों और भारतीय प्रवासियों के लिए उनके कार्यों के लिए भारत सरकार ने उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा था। ठीक है, विरासत 2025 में पद छोड़ने के बाद भी वे संसद के रूप में सक्रिय रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भारत का एक सच्चा मित्र बताया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर थॉमस पुकाडिल को हाल ही में पुणे स्थित किस प्रतिष्ठित संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र। अनुभवी नेतृत्व, डॉक्टर पुकाडिल इससे पहले IISER यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे में प्रोफेसर थे। वे कोशिकाओं में प्रोटीन और झिल्ली की अखंडता पर अपने विशेष शोध के लिए जाने जाते हैं। प्रतिष्ठित सम्मान, उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में भारत के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया जा चुका है। वे राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के फेलो भी हैं। ठीक है, NCCS का महत्व, यह संस्थान सावित्रीबाई फूले पुणे विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित है और कैंसर, स्टेम सेल और संक्रामक रोगों जैसे आधुनिक जीव विज्ञान के विषयों पर उन्नत शोध करता है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर के साथ समन्वय, यह नियुक्ति जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार परिषद के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य भारत में वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देना है। प्रमुख अनुसंधान क्षेत्र, संस्थागत विशेष रूप से कैंसर अनुसंधान
न्यूरो बायोटेक्नोलॉजी और सूक्ष्म जीव विज्ञान जैसे क्षेत्रों में भारत की क्षमताओं को मजबूत कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में इंडिगो के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभालने वाले विली वॉल्स इससे पहले किस वैश्विक संगठन के प्रमुख थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन संगठन। ठीक है। अनुभव का खजाना, विली वॉल्स ने अपने करियर की शुरुआत एक पायलट के रूप में की थी। वे ब्रिटिश एयरवेज और IAG जैसे बड़े समूहों का नेतृत्व कर चुके हैं। उन्हें विमानन उद्योग में संकट मोचक और स्पष्टवादी नेता माना जाता है। ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा साध्वी निरंजन ज्योति जी को। साध्वी निरंजन ज्योति जी को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता साध्वी निरंजन ज्योति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी NCBC नेशनल काउंसिल फॉर बैकवर्ड क्लास का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने 18 मार्च 2026 को इस पद का कार्यभार ग्रहण किया, जो पिछड़े वर्गों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए संवैधानिक संस्था का नेतृत्व करेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आज का क्वेश्चन है, केरल के किस तटीय शहर को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र समर्थित 20 सिटीज टूवर्ड्स जीरो वेस्ट पहल में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन। अर्थ आवर का आयोजन वैश्विक स्तर पर किस संगठन द्वारा किया जाता है? इसका आंसर है विश्व वन्यजीव कोष यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोरम। ठीक है। तो आप लोग इस डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।